नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है, कोई 10 साल पहले की है। शहर था इंदौर, प्रदेश था मध्य प्रदेश। इंदौर शहर के विजयनगर इलाके में एक बड़ा होटल है और उस होटल में रात के 9 बजे, तारीख थी 7 अगस्त 2016, रात के 9 बजे फर्श पर किसी के तेजी से गिरने की आवाज़ आई और 4-5 सेकंड के लिए एक चीख निकली और चीख शांत हो गई। होटल का स्टाफ दौड़ा, मुख्य मार्ग पर यह होटल है। भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई। देखा एक कम उम्र की लड़की, कम उम्र का मतलब नव यौवना लड़की फर्श पर गिरी है। उसके सिर से और शरीर के दूसरे अंगों से काफ़ी खून बह रहा है। होटल स्टाफ ने तुरंत एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की। एम्बुलेंस आई, उसे पास के हॉस्पिटल में ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया। पहली दिक्कत थी पुलिस के सामने कि युवती की पहचान हो। होटल स्टाफ ने उसको देख के पहचानने की कोशिश की, उस शिफ्ट के लोगों की रूम नंबर जानने की कोशिश की और खैर थोड़ी देर में, थोड़ी सी मशक्क़त के बाद उस लड़की का नाम पता लग गया। उसका नाम था 23 वर्षीय शिल्पू भदौरिया। वो ग्वालियर की रहने वाली थी। बीबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंदौर शहर में नौकरी की तलाश में आई थी और यहाँ पर पलासिया इलाके में एक पीजी में रहती थी। शिल्पू नौकरी की तलाश में कुछ दिन रही और धीरे धीरे थोड़े दिन में उसे एक कॉरपोरेट कंपनी में काम मिल गया। वो कॉरपोरेट कंपनी में काम, प्रारंभ में सब कुछ आत्महत्या जैसा लग रहा था कि इसे ये छत से किसी तरह से गिर गई और इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस भी उसी दिशा में काम कर रही थी। होटल का स्टाफ को भी उसके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं थी, जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसमें ये इंगित था कि इसकी मौत गिरने से आने वाली चोटों की वजह से नहीं हुई है। इसकी मौत पहले ही सफोकेशन से हो चुकी थी। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि अगर इसकी मौत पहले हो चुकी थी तो होटल में चौथी मंजिल से इसे किसने नीचे गिराया है। फॉरेंसिक टीम ने फिर जैसे ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सभी चौकन्ने हो गए। तो इसका मतलब ये था कि ये शुद्ध रूप से एक मर्डर का केस है। तो पुलिस ने अपना काम शुरू किया। फॉरेंसिक टीम ने होटल के कमरे की बारीकी से जांच की। जांच में कई ऐसे सुराग मिले जो आत्महत्या की कहानी से कतई मेल नहीं खाते थे। शिल्पू के शर्ट की 3 बटन गायब थी। उनमें से एक बटन कमरे के अंदर मिला। शरीर पर संघर्ष के निशान थे। बाएं सीने के पास पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ भी लगी हुई थी। हाथों और नाखूनों के निशान ये बता रहे थे कि हमलावरों से शिल्पू के बीच संघर्ष हुआ होगा। शिल्पू ने आखिरी समय तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। इन संकेतों से पुलिस का शक और गहरा हो गया और ऐसा लग रहा था कि मौत के पहले कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसे छिपाने की कोशिश की गई। खैर, पुलिस को रिकॉर्ड से ये पता लग गया कि कमरा नंबर 418 में ये लड़की गई थी और वहाँ का दृश्य भी कई सवाल खड़े कर रहा था। इसी कमरे में शिल्पू ने स्टे किया था। उस कमरे की जब जांच की गई तो उसमें विस्की की बॉटल्स और बालकनी के पास रखे स्टूल में पुरुष का एक अंडरवियर, फर्श पर 3 इस्तेमाल किए हुए कंडोम, जबकि 2 बिना इस्तेमाल किए हुए कंडोम स्टूल की रैक में रखे हुए थे। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज में 3 युवक घटना से पहले और बाद में होटल में आते हुए और फिर बाद में जाते हुए दिखाई दिए। अब जांच की दिशा भी आत्महत्या के
के बाद आत्महत्या को छोड़कर हत्या की तरफ जा रही थी और स्थितियां बदल रही थी। पुलिस को यकीन हो गया कि ये तीनों भी उसी रात होटल में मौजूद थे। खैर, अब पुलिस के सामने वही सवाल था कि आखिर अगर ये हत्या है तो इसको होटल के भीतर किसने मारा। खैर, पुलिस ने होटल स्टाफ से बातचीत पूछताछ शुरू की। पता ये लगा कि वहाँ का जो होटल स्टाफ था, वेटर था कुणाल मेहता, उसने बताया कि 7 अगस्त की शाम 4 से 5 के बीच वो कमरा नंबर 458 में क्रिस्पी कॉर्न का ऑर्डर लेके गया था। इस कमरे में शिल्पू ने स्टे किया था। दरवाज़ा खुला तो अंदर 3 युवक मौजूद थे। टेबल पर विस्की के 3 गिलास रखे थे और स्नैक्स सर्व किए जा चुके थे। कुछ घंटे बाद, करीब ये बात उसने 3 से 4 बजे के बीच बताई, 4 से 5 के बीच, कुछ देर बाद शाम को करीब 7-8 बजे वो दोबारा ऑर्डर लेकर कमरे में पहुंचा तो वहाँ 3 युवकों के साथ एक युवती भी मौजूद थी। बुकिंग डिटेल से तीनों युवकों तक पुलिस पहुंच गई। होटल की बुकिंग डिटेल निकाली गई तो पता लगा 7 अगस्त को ये कमरा, ये रूम नंबर 418, ये नीरज दंडोतिया नाम से बुक कराया गया था। सीसीटीवी फुटेज और होटल रिकॉर्ड मिलाने पर तीनों युवकों की पहचान हो गई। ये युवक थे आशुतोष जौहरे, नीरज दंडोतिया और शैलेंद्र सारस्वत। तीनों ग्वालियर के रहने वाले थे। आशुतोष शिल्पू का बॉयफ्रेंड था और इंदौर में ही रह रहा था। शिल्पू भी इंदौर में थी और उसका बॉयफ्रेंड भी, आशुतोष जौहरे भी इंदौर में ही रह रहा था, जबकि नीरज और शैलेंद्र उससे मिलने आए थे, उसके दोस्त से, यानी आशुतोष जौहरे से मिलने, वो क्योंकि वो भी ग्वालियर का ही था, वो दोनों उसी से मिलने आए थे। जांच में सामने आया कि 7 अगस्त 2016 को शिल्पू अपनी एक सहेली के साथ शॉपिंग करने गई थी। इन सब के बयान हुए हैं। कोर्ट के रिकॉर्ड से ये सारी जानकारी मिली है कि वो अपनी एक सहेली के साथ शॉपिंग करने गई थी। शाम को आशुतोष उसे चाय पिलाने के बहाने तुकोगंज के एक होटल में पहुंचा था, लेकिन कमरे में सिर्फ आशुतोष नहीं था, उसके दोनों दोस्त पहले से वहां मौजूद थे। कुछ देर बाद कमरे में एक चौथा व्यक्ति भी आया। वो युवक था राजेंद्र, जो पेशे से टैटू आर्टिस्ट था। आशुतोष ने ही रिसेप्शनिस्ट को गुमराह किया था। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा था कि कमरे में मौजूद युवती को अचानक चक्कर आया और उठी और नीचे गिर गई। ऐसा आशुतोष जौहरे, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, उसने रिसेप्शनिस्ट को यही कह के उसके नीचे गिरने की सूचना दी थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि कमरे में उसके अलावा 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। अब तक ये साफ हो चुका था कि घटना के समय शिल्पू के साथ वही तीनों युवक कमरे में थे, लेकिन मौत कैसे हुई, यही सबसे बड़ा सवाल था पुलिस के सामने। कमरा नंबर 418 में शराब की बोतलें खुली हुई थीं, गिलास सब भरे हुए थे। पुलिस जब वहाँ पहुँची है तो सिगरेट का धुआं उस कमरे में मतलब उसकी गंध अलग से आती है। ऐसा लगता है एक से अधिक लोगों ने यहाँ पर सिगरेट पी थी। शुरुआत में वेटर्स और बाकी लोगों की बातचीत से ये लगा था कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, सामान्य पार्टी जैसे था। उसके बाद फिर शराब वराब पीने के बाद उस कमरे के बाहर से हल्ला गुल्ला होने की आवाज़ आने लगी थी। लेकिन ये बहुत ही सामान्य बात है। होटल में लोग, जो मित्र लोग, दोस्त लोग जाते हैं इस तरह की पार्टी करने के लिए, शराब पीने के बाद थोड़ा शोर शराबा या डेसिबल लेवल साउंड का वो बढ़ जाता है। खैर, विवेचना के दरमियान बयानों से ये पता लगा कि पहले इन लोगों ने खूब शराब पी और फिर शिल्पू पर भी शराब पीने का दबाव बनाया। उसने पहले मना कर दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल की मात्रा उसके शरीर में, स्टमक में खासकर अल्कोहल पाया गया। तो इससे लगता था कि उसने बाद में उसे या तो ज़बरदस्ती पिलाई गई या फिर उसने खुद शराब पी ली।
टैटू आर्टिस्ट सबसे अहम गवाह साबित हुआ इस पूरी घटना में और घटना के ट्रायल में। पुलिस से पूछताछ में राजेंद्र यानी टैटू आर्टिस्ट ने बताया कि वो पहले भी आशुतोष और शिल्पू से मिल चुका था। उसने आशुतोष के हाथ पर टैटू बनाया था और 7 अगस्त को आशुतोष ने ही उसे होटल बुलाया था। वो कमरे में पहुंचा तो वहां शिल्पू और तीनों युवक पहले से मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिल्पू के पेट में शराब मिलने की पुष्टि हुई थी, यानी या तो उसने शराब पी थी या पिलाई गई थी। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा हुआ। जांच एजेंसी के अनुसार नशे की हालत में कमरे में विवाद बढ़ा था। इसके बाद शिल्पू वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उसे रोका गया। बात बहस और हाथापाई तक पहुंची। प्रोसिक्यूशन के अनुसार इस दौरान तीनों आरोपियों ने मिलकर उस लड़की यानी शिल्पू की गला दबाकर हत्या कर दी। इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स कोर्ट में सबमिट हुए थे, उसके अनुसार मौत के बाद आरोपियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था इस हत्या को छिपाया कैसे जाए, इसको कवर अप कैसे किया जाए। नाखूनों में जो स्क्रैप मिले थे उसकी जांच में जो ये 3 लोग थे, इनमें से 2 की त्वचा के अंश उसकी नाखूनों के भीतर मिले थे और फॉरेंसिक जांच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस माना गया था। जांच के दौरान कमरे में बरामद कंडोम की वैज्ञानिक जांच की गई तो आरोपी नीरज दंडोतिया से उसके डीएनए का मिलान हो गया था। कुल 29 गवाह इसके ट्रायल में बुलाए गए, यानी उनकी गवाही अदालत के सामने, कोर्ट के सामने उनकी गवाही कराई गई। इस मामले में हत्या का कोई न तो वीडियो था, न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह था जिसने पूरी घटना या घटना का कुछ पार्ट अपनी आँखों से देखा हो। लेकिन पुलिस ने सर्कमस्टांशियल एविडेंसों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार की, कड़ी से कड़ी जोड़ी सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जैसे उन तीनों का होटल के भीतर आना जो सीसीटीवी कैमरे के से पुष्ट हुआ, लड़की का भीतर आना, उसके साथ में कौन था ये भी पुष्ट हुआ, फिर उसके बाद वहाँ से सबका एक एक करके निकल कर जाना, फिर वो वेटर का भीतर जाना और लोगों का देखना, ये भी कि वहाँ इन 2 मतलब आशुतोष और शिल्पी के अलावा 2 लोग और थे। वो पहचानता नहीं था, लेकिन वो इस सबूत की बड़ी अहम कड़ी थी कि वहाँ 3 लोग थे। फिर वो टैटू बनाने वाला जिसने आशुतोष का टैटू बनाया था उसके बॉयफ्रेंड का, शिल्पी के, उसी ने उसको बुलाया और उसका ये कहना था कि उसने हमें काम नहीं बताया था, बस ये बताया था कि तुम फला होटल के फला कमरा नंबर में चले आओ। इसका मानना ये था कि शायद वहाँ शिल्पी भी कोई टैटू बनवाना चाहती थी, लेकिन इतने लोगों को देखकर न तो शिल्पी ने न आशुतोष ने कुछ कहा कुछ करने के लिए, और न ही फिर राजेंद्र की इतनी हिम्मत पड़ी ये पूछने के लिए कि काहे बुलाया गया है। थोड़ी देर बाद बातचीत हुई और राजेंद्र वहाँ से चला गया। टैटू आर्टिस्ट, स्टाफ होटल का, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और अन्य गवाहों की गवाही से पूरे घटनाक्रम को जोड़ा गया। आखिरकार 24 अप्रैल 2026 को इंदौर की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि आत्महत्या बिल्कुल नहीं थी, बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला था। आशुतोष जोहरे, नीरज दंडोतिया और शैलेंद्र सारस्वत को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साक्ष्य मिटाने के आरोप में तीनों को 7-7 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी गई। बहरहाल इन लोगों ने अपनी सज़ा को उच्च न्यायालय में चैलेंज किया है। रिट अभी भी वहाँ पर चल रही है, उसमें तमाम कानूनी पेचीदगियाँ आई हैं ऐसा बताया जाता है, और जैसे ही इसका कोई अपडेट आता है मैं आपके समक्ष रखूँगा। आज की घटना देखिए, समाज में बदलाव की आंधी जो थी, पहले इस तरह की घटनाएं, इस तरह का समाज, इस तरह के लोग और इतनी स्वच्छंदता ये मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित थी। जैसे
दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, इन सब जगह ये चूँकि बहुत विकसित और मेट्रो सिटीज़ इन्हें कहा जाता है, बड़ी आबादी और आधुनिकता की बयार यहाँ सबसे पहले चली थी। सबसे पहले यहीं पर, चूँकि मुंबई से जब फिल्मों का आगाज़ हुआ था, फिल्में जब पब्लिक डोमेन में आने लगी तो सोसाइटी में उसका असर पड़ना शुरू हुआ। और मेट्रो सिटीज़ में चूँकि जैसे कॉस्मोपॉलिटन टाइप का माहौल रहता है, हर प्रदेश के लोग होते हैं, तो वहाँ पर ये माहौल शुरू हुआ। लेकिन वो धीरे धीरे वो जो बढ़ना शुरू हुआ पिछली शताब्दी के बाद, तो वो नए बसते हुए और तेज़ी से बढ़ते हुए शहरों में वो 21वीं शताब्दी ख़त्म होने के बाद दूसरे दशक तक वहाँ भी ये हवा पहुँच गई। इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना और सूरत सरीखे शहरों में जहाँ धीरे धीरे शहर आगे बहुत विकास हो रहा था, तेज़ी से बढ़ रहे थे, जनसंख्या भी बढ़ रही थी, वहाँ ये हवा बयार जो मेट्रो सिटीज़ से चली वो वहाँ तक पहुँच गई। अब इन शहरों में लड़कियाँ, महिलाएं खुलेआम सिगरेट पीते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। पहले ये सिर्फ इन्हीं मेट्रो सिटीज़ तक सीमित था। लोग जो बाहर के राज्यों से वहाँ जाते थे वो आँखें फाड़ फाड़ कर देखते थे जब जिसको वो कहते हैं ना कि बेलौस होकर लड़कियाँ या महिलाएं सड़कों पर सिगरेट पीते हुए दिखाई पड़ती थीं। लेकिन अब इन शहरों में भी ये बात आम हो गई है। लड़कियां, महिलाएं खुलेआम सिगरेट पीते हुए क्लब, पब और होटल की फ्लोर्स पर होने वाली पार्टियों में बहुतायत में आपको दिख जाएंगी। लड़कियों की शराब पीने के बाद हंगामा करने वाली सैकड़ों रील्स इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। उससे आपको लड़कियों के बैकग्राउंड का साफ अंदाज हो जाएगा। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और तथाकथित ऊंचे जो मिडिल क्लास से ऊपर वाली क्लास की लड़कियां हैं, लेकिन उनके शराब पीने के बाद जो हंगामा करती हैं उसके बहुत ढेर सारी रील आपको इंटरनेट पर मिलेंगी। अच्छा, एक लड़की जो इतने लोगों के साथ बैठी हुई थी, जैसा उसकी गवाही से हुआ टैटू बनाने वाले के राजेंद्र की, बैठी हुई थी, जो सारे लोग शराब पी रहे थे। और वो कोई अजूबी बात अब नहीं रह गई, इंदौर के लिए भी नहीं रह गई, मेट्रो शहरों में पहले होती थी। और जो बड़े तेज़ी से विकसित शहर हैं देश के अलग अलग भागों में, वहाँ भी अब ये बात कोई अजीब लगने वाली बात नहीं रह गई। बलात्कार और हत्या की इस जघन्य हत्याकांड में सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया तो इंदौर पुलिस ने किया। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज घटना की नहीं थी कि मारा गया, मर गई, कैसे कूदी, ये सब कोई साक्ष्य नहीं था। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस को एक के बाद एक कड़ियों से जोड़कर और घटना स्थल तक पहुंचाना ये काबिल तारीफ था इंदौर पुलिस के लिए। और इसके लिए इंदौर पुलिस को एक सैल्यूट बनता है। देखिए, एक बहुत फेमस गाना भी है और बड़ी कहावत भी है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और गाने में तो वो है क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। लेकिन जो कहावत है, जो बात कही जाती है सामान्य जगह से, सामान्य लोगों के बीच में, तो वो ये है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो, और जिसने जिसने किया है भैया उसका घर भी देखो। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।